बात करते हैं तेजस्वी यादव की, जो कि लालू यादव के कारण मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। और सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, कुल 11 ऐसे नाम हैं जो ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल हैं, जिसने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। इस पर प्रतिक्रिया की बाढ़ सी आ गई है। सियासत उफान पर है बिहार में। क्या कुछ बयान आ रहे हैं, एक बार वो सुनिए। तीन है वो तो करना ही था, उसमें कहा कोई अलग बात। और आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कुछ मिला तो है नहीं, कुछ है नहीं, इसमें दम ही नहीं है, तो इस पर ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। अदालत है, अदालत पे हम लोगों को विश्वास है और शुरू से ही जो है आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का पक्ष बड़ा मजबूत है, टिकने वाला नहीं। और हालांकि ये करना ही था, ये तो फॉर्मेलिटी होता है। देखिए, सर्वविदित है कि जब लालू प्रसाद यादव जी जेल मंत्री थे, तब तेजस्वी यादव जी मात्र 14 साल के थे। इस परिस्थिति में तेजस्वी यादव जी कैसे जमीन लिया, कैसे नौकरी दिए? तो सरकारी दबाव में मैनिपुलेट करके यह केस ऐसा बनाया गया ताकि बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो और बिहार में घिसा पीटा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चलते रहे। लेकिन न्यायालय पे सबका भरोसा है, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी ऊपर कोर्ट है और उस कोर्ट से न्याय मिलेगा। ईडी जिस तरह से बार बार ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में हम लोग चाहते हैं, उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में उस समय लोग सक्षम नहीं होंगे, इसीलिए ईडी ने किया है। और ये तो लीगल मैटर है, ईडी को देखना होगा कि कैसे ये अपने बातों को प्रूफ करे और इनको लीगल जो लोग हैं उनको डिफेंड करना होगा। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट तो टोटल लीगल मैटर है, कोई इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स तो है नहीं। और अगर इनको परेशानी है या इनको दिक्कत है तो ये अपना कोर्ट जाएंगे। देखिए, अभी जो सरकार है केंद्र में, जिसका नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनकी स्पष्ट मान्यता है कि जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा और जिसने भी गलत किया है उसको भुगतना पड़ेगा। तो जमीन लेकर के आपने जो रोजगार दिया है, तो ये तो प्रूफ है और उसी प्रूफ में फंसे हैं। अब देखिए कोर्ट कानून से क्या होता है। कोर्ट में अभी सिर्फ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है। कोर्ट ने अब तक इस पर फैसला नहीं सुनाया है कि तेजस्वी ने गलती की है या नहीं, लेकिन विरोधी खेमे के नेता कह रहे हैं कि जिसने गलत किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा। सियासत उफान पर है, बिहार में मॉनसून का मौका है। हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ नीलकमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि तेजस्वी हॉटकेक बने हुए हैं इस माहौल में, बड़ी राजनीतिक पारी की तैयारी में है वो अलग से, और ऐसे में ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, क्या मुश्किलें बढ़ रही है लालू परिवार की? बिल्कुल, देखिए दीपक, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो ईडी के द्वारा दायर की गई है और उसके बाद ही आज ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 15 अगस्त के बाद से बिहार यात्रा पर निकलेंगे विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के और जो भी है केंद्र सरकार के खिलाफ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। लेकिन उनके ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक चुकी है। हालांकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो ईडी की तरफ से दायर की जाती है जब कोई मनी ट्रेल मिलता है, जब कोई नया एविडेंस मिलता है तो वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी के द्वारा दायर की जाती है। अब कोर्ट अगर इसका संज्ञान ले लेता है तो कोर्ट के द्वारा वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो संभव है। हालांकि इस मामले में अगर ईडी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करती है तो ये कोर्ट में उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो मनी ट्रेल है वो सारा चीज़ उनको दिखाना पड़ेगा, सारा का एविडेंस रखना पड़ेगा। तो इसलिए अब इसमें ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इसका संज्ञान लेती है कि नहीं। लेकिन जिस प्रकार से ईडी के द्वारा लगातार चार्जशीट दाखिल किया गया है और मनी ट्रेल और भी जो हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि ईडी के पास और भी कुछ एविडेंस है जो आगे चल करके कुछ दिन बाद फिर एक मामले में जो है वो चार्जशीट दाखिल कर सकती। तो यानी प्रेशर जो है लालू परिवार पर और जो लैंड फॉर जॉब मामला था उसके ऊपर जो है वो लालू परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो आने वाली जो समय है आने वाला वो लालू परिवार के लिए बेहद मुश्किल भरा हो सकता है दीपक। और तेजस्वी इसे सियासी मामला बनाने में जुटे हुए हैं। 25 का चुनाव भी नजदीक है तो इसका फायदा मिल सकता है अगर तेजस्वी बाहर रहें, सियासी मैदान में उनकी हलचल रही, लेकिन मुश्किल में तो घिर रहे हैं।
बिल्कुल मुश्किल में घिर रहे हैं और ईडी और के सामने यह भी बहुत बड़ी चुनौती है, चूंकि 25 का चुनाव है और यहाँ अगर बिहार के संदर्भ में बात किया जाए तो जो समीकरण है, जिस प्रकार की लालू यादव की ताकत बढ़ी है, आरजेडी की ताकत बढ़ी है, ऐसे में अगर तेजस्वी यादव या लालू परिवार के ऊपर गिरफ्तारी की जाती है, उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी की जाती है, तो यहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो भी बहुत हद तक वो बदल सकता है। उनका जो अभी जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है आरजेडी। तो इसलिए ईडी और जो है वो ऐसा करना चाहती है कि जो एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं उनके तरफ से, जो चार्जशीट दाखिल किया जा रहा है, वो पुख्ता कर ले कि हाँ ये मनी ट्रेल इनके द्वारा किया गया है। नहीं तो केजरीवाल का मामला भी अभी देखिए अटका हुआ है, इस तरह से अटकाना नहीं चाहती है क्योंकि इसका फायदा जो है वो आरजेडी को मिल सकता है। तो बहुत फूक के ईडी के द्वारा भी कदम रखा जा रहा है। वो पुख्ता करना चाहती है कि अगर कोर्ट में इनके खिलाफ, ईडी के खिलाफ कोई जाए तो वो मनी ट्रेल को दिखा सके और इनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। तो लालू परिवार के ऊपर अगर शिकंजा अगर कसता है, अगर कोई गिरफ्तारी होती है, तो निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। दीपक, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नाम जिस समय ये दस्तावेज हैं, उनके नाम हुए होंगे, उस समय उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो कानूनी दायरे में आकर बालिग कहे जा सकें, तो ये उन पर थोपा नहीं जा सकता है, उन्हें बस फंसाया जा रहा है। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ से तर्क यह भी दिया जा रहा है दीपक कि देखिए कि अगर वो उस समय नाबालिग थे, उनके नाम से कोई भी अगर पैसा ट्रांसफर किया गया, कोई संपत्ति ये की गई, लेकिन जब वो आप हलफनामा दे रहे हैं, आप शपथ पत्र दाखिल कर रहे हैं, संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बन गए, उप मुख्यमंत्री गए, तो वहाँ पर हलफनामा दे रहे हैं, तो उस संपत्ति को आपको घोषित करना चाहिए था। वो आप संपत्ति कम कीमत की दिखा रहे हैं। तो ये सब जो मिला है आपको, अगर उस समय जानकारी नहीं थी, अभी आपको जानकारी मिली है, तो ये आपको सच्चाई सामने जनता के सामने रखनी चाहिए थी या आपको आप हलफनामे में देना चाहिए था। तो वो चीज छिपा गए, तो ये एक बहुत बड़ा उनको सेटबैक लग सकता है। ईडी की तरफ से भी यह मामला उठाया जाएगा कि अगर वो नाबालिग थे तो जब बालिग हुए तो उनको समझ में आया, तो अगर ये जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार का पैसा है तो उनको खुद ही उजागर कर चुकी वो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उसको सरेंडर करना चाहिए था या फिर वो जानकारी देते तो सच्चाई बयां करते। जनप्रतिनिधि हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति है, तो वो सच्चाई बयां करते, लेकिन उसको भी छिपाया। तो शपथ पत्र में आप तथ्य को छिपा रहे हैं, तो ये एक मामला अलग से बनता है उनके ऊपर। चलिए, तो इसके कानूनी पहलू को नीलकमल जी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सियासी पहलू पर बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे इस पूरे प्रकरण के सियासी पहलू पर बात करते हैं। कानूनी दांवपेच और कानूनी बयानबाजी के बीच इसका क्या सियासी महत्व है। तेजस्वी का नाम भी चार्जशीट में है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ये, और ऐसे में सहयोगी गौतम से जान लेते हैं कि क्या तेजस्वी यादव इससे सियासी माइलेज ले सकते हैं या उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। और देखिए, ये पूरा जो ये विषय है, ये माइलेज लेने को लेकर या बदनामी को लेकर, दोनों चीज़ों पर जो है ये इशारा करते हैं। देखिए, एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं खुले रूप से, वो कोई ऐसा नहीं कि अपने बयान के माध्यम से नहीं, कुछ इशारों से खुले रूप से उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के सामने नहीं झुकूंगा, मैं शेर का बेटा हूँ। लालू प्रसाद यादव शेर हैं और मैं शेर का बेटा हूँ, और मैं शेर जो है वो अपना राह पे चलता है। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी से कभी समझौता नहीं किया और सांप्रदायिक ताकतों के आगे कभी झुकने का काम नहीं किया। इसी कारण से है लालू प्रसाद यादव को फंसाया जा रहा है। मुझे भी फंसाने की जो है साजिश चल रही है, वो उसमें लगातार जो है केंद्र सरकार और जो ईडी सीबीआई की जो सहायता ली जा रही है, उन्होंने उनको उनका तोता बताया। यानी जो कहा जा सकता है कि ये तेजस्वी प्रसाद यादव का स्टैंड है। वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए, जो सत्ता पक्ष में है, और जदयू की बात किया, तो उन्होंने कहा कि जो आपने किया है संवैधानिक संस्था है, आप अगर इसका विरोध करते हैं तो संविधान तरीके से कीजिए। आप बयान क्यों दे रहे हैं? आप कोर्ट में जाइए, आप उसके खिलाफ जो है अपना मामला रखिए, और उस पर आपको न्याय नहीं मिलता है तब आप विरोध कीजिए। संवैधानिक कार्य हो रहा है और कागजों पर आधार पर काम हो रहा है। जो सुशील कुमार मोदी, पूर्व बिहार के जो है उप मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, उनके तरफ से ये पूरा मामला का खुलासा हुआ था। मिट्टी घोटाले से ये मामला निकलते निकलते मॉल तक, और उसके बाद जो है IRCTC के होटलों के माध्यम से रेलवे नौकरी, इन तमाम चीज़ों तक ये पहुँच चुका था। तो इन तमाम चीज़ों की जो बात है, सत्ता पक्ष कह रही है कि हम किसी भी जो है बहस पे
पे नहीं बात कर रहे हैं, हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव देखिए, अभी उनके लिए एक बड़ी चुनौती ये होगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में दौरे पे निकलने वाले हैं 15 अगस्त के बाद। आज ही उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद जो है उनका दौरा का जो है कार्यक्रम तैयार हो रहा है, रूपरेखा तय हो रही है, और कब निकलेंगे इसकी अभी उन्होंने घोषणा नहीं की। मगर हाँ, ये जरूर है कि अगस्त महीने में वो निकल रहे हैं। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के दौरे पर निकलेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव युवा नेता हैं, और युवाओं को बिहार में रोजगार देने को लेकर जो उन्होंने स्टैंड लिया, और उसके बाद जो वैकेंसी की जो कहा जा सकता है धराधर जो धारा बहने लगी बिहार में, चाहे वो नौकरी हो या तमाम चीज़ों, भले ही जो है इसे इत्तेफाक कह लें या जो सत्ता पक्ष इसे इन बातों को कह लें, मगर ये बातें उठी। और 2019 का चुनाव मुझे याद है, माफ कीजिए 2020 का चुनाव मुझे याद है, तेजस्वी प्रसाद यादव ही ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 10 लाख नौकरी देने का वादा। उसके बाद उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 19 लाख रोजगार सृजन करने का। ये तमाम चीज़ों हमने देखा है। और देखिए इसके बाद जो स्थितियां बनी, बिहार सरकार में सत्ता में तेजस्वी प्रसाद यादव आ गए और बतौर उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य हुआ। ये चीज जरूर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में जो वैकेंसी आज तक नहीं फिल की गई हो या देश स्तर पर इतनी बड़ी वैकेंसी को नहीं भरा गया हो, वो तमाम चीजों का जो है प्रक्रिया शुरू हुआ। और लगभग 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख के करीब जो है वैकेंसी को फिल करना, और लगातार विभागों में वैकेंसी। आज ही की अगर बात करें तो सिपाही भर्ती पर जो है आज 21,000 अधिक से पोस्ट पर वैकेंसी। तेजस्वी प्रसाद अपनी क्रेडिट बात करें, उन्होंने कहा कि मैंने घोषणा किया था, उसके बाद सरकार ने काम किया। आने वाले समय में मौका अगर बिहार की जनता देती है तो हम उनको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कोई विषय ऐसा नहीं है जो युवाओं से जुड़ा हुआ है जिस पर हम काम नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार नेतृत्व करता थे और नीतीश कुमार के इशारे पे इन तमाम चीजों का कार्य हुआ। एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी रोजगार देने का काम किया है और रोजगार मेला के माध्यम से, और बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में ये काम हुआ। नीतीश भ्रष्टाचार का एक मामला तेजस्वी के करियर पे एक धब्बे की तरह तो नहीं होगा? देखिए, एक ऐसा बात है कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव अपने डिफेंस में इन बातों को कहते हैं, बोलते कि मेरा उम्र क्या था जब इन तमाम चीज़ों पर मैं को चार्जशीटेड किया गया। जो मेरा उम्र था वो मैं नाबालिग था। उस समय मेरे नाम पर अगर संपत्ति का जो मामला चल रहा है मेरे ऊपर, मैं उसमें दोषी ठहरा जाऊँ तो मैं क्या कुछ फैसला ले सकता था, नहीं फैसला था। संविधान मुझे कितना अधिकार देता है फैसला लेने के, तो उन तमाम चीज़ों पर उसने सफाई दी है। और देखिए अगस्त में जो ये यात्रा जो शुरू होने वाली है, लोगों का रुझान इससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव के यात्रा में दिखा। और एक चीज ये इनकार नहीं कहा जा सकता है, विपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर जनता ने जो मैंडेट दिया, इस बार का रिजल्ट एक सुर्खियों में है, राजनीतिक गलियारों में साथ साथ सुर्खियों में लोगों के बीच चर्चा। इस बार का रिजल्ट बहुत लोगों को खुश करने का काम किया। सत्ता पक्ष सरकार बनाने में खुश हो पाई, विपक्ष मजबूत होने में खुश पाई, और जनता कह रही है कि हमने जो बैलेंस किया है, जो पहले बैलेंस नहीं था, उस कारण से हम खुश हैं। तो यानी इस रिजल्ट जनता के मंच पर अलग अलग बातें आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव अपने पक्ष में जो बातें जनता के बीच रख रहे हैं, कोर्ट के बीच उसे कितनी मजबूती से रख पाते हैं और कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाते हैं।